हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे अमेंडमेंट जो हुए हैं पीजीबीपी चैप्टर में। तो सर कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? तो इन टोटलिटी 5 अमेंडमेंट्स हैं। सर कौन सी सेक्शन में अमेंडमेंट्स हुए हैं? तो देखो भाई, 5 अमेंडमेंट हुए हैं। एक हुआ है सेक्शन 43 बी में, फिर एक 35 डी में, फिर एक 28 में, एक 44 एडी और एक 44 एडी है। ये 5 प्रोविजन है जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है। अब हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 43 बी। सबसे पहला हम अमेंडमेंट देखने जा रहे हैं सेक्शन 43 बी। अब मैं अमेंडमेंट डिस्कस करूं फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आपको याद हो 43 बी क्या थी। किसी को याद है 43 बी क्या थी? सेक्शन 43 बी जो थी वो डिडक्शन पर बात कर रही थी। कुछ एक्सपेंसेस जो थे उसका डिडक्शन अलाउड है ऑन पेमेंट बेसिस, याद है आपको? और वो क्या था एग्जैक्टली तो वो थे टीसी बिल रेलवे। हमने इसको रेगुलर लेक्चर्स जो हुए थे हमारे रेगुलर लेक्चर्स, उसमें इसको नाम दिया था सेक्शन 43 बी वाले इन पेमेंट्स को टीसी बिल रेलवे। ये टीसी बिल रेलवे क्या था? तो टैक्स, ड्यूटी, सेस फी, फिर सी था कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, आरपीएफ, असाप, सारे अप्रूव्ड वाले फंड। फिर उसके बाद बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन, लीव, सैलरी एंड एक्सपेंसेस फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। ये ऑलरेडी था, इधर अमेंडमेंट नहीं हुआ, इन ये जितना भी यहाँ लिखा ना उसके एडिशन में कुछ लिखा गया है इधर। ठीक है, मैं बोलता हूँ अमेंडमेंट क्या हुआ है। तो टीसी बिल रेलवे, अब ये जो टीसी बिल रेलवे है इसका रूल क्या था? तो अगर ये पेड है अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अगर ये पेड है अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, तो ये क्या थी सर? ये थी 31 जुलाई, 31 अक्टूबर एंड 30 नवंबर। ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए 30 नवंबर थी। फिर वो कंपनी, टैक्स ऑडिटी, पार्टनर ऑफ द फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनके लिए 31 अक्टूबर, और इन जनरल अदरवाइज सबके लिए 31 जुलाई। याद आ रहा है सबको ये? तो अब देखो करना क्या है, ये जो टीसी बिल रेलवे है, टीसी बिल रेलवे, अगर आप ये एक्सपेंडिचर का पेमेंट करते हो अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट तक अगर आप इसका पेमेंट करते हो, तो ये अलाउड हो जाएंगे इन द प्रीवियस इन विच इट इज इनकर्ड। और अगर नहीं करते, अगर ड्यू डेट तक नहीं करते, तो बोलो ये डिसअलाउड हो जाएंगे इन द ईयर इन विच इट इज अक्रूड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। अक्रूवल बेसिस पर डिसअलाउड हो जाएंगे, फ्री अलाउड होंगे इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अब ये था क्या एक्चुअली में? तो देखो कौन से एक्सपेंसेस की बात चल रही है, तो देखो बात चल रही है टीसी बिल रेलवे की। अब ये जो है ये एक्सपेंसेस कौन से साल के? तो मान लो ये है प्रीवियस ईयर 23-24 के। 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, बोलो ये एक्सपेंसेस इधर किधर पेड रहेगा तो चलेगा। इवन आफ्टर ईयर एंडिंग, बोलो मार्च के बाद मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो बोलो यहां से लेके यहां तक अगर आप पे करोगे ना, बोलो चलेगा। ये जितने भी एक्सपेंसेस है ये पीरियड में पेड होने चाहिए, है ना? ये रेड वाला जो पीरियड है यहां से लेके यहां तक, अगर आप ये पूरे पीरियड में पे करते हो इतने पीरियड में, तो आपको डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगा? इस साल में। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, ये था सेक्शन 43 बी। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हैं 23-24 के, लेकिन आप ड्यू डेट तक पे करोगे। देखो ये 12 महीना और प्लस एडिशनल गवर्नमेंट कितना महीना दे रही है, तो अगर मैं 31 जुलाई लूं, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना एक्स्ट्रा दे रही है ना? आप ये 16 महीने में कभी भी पेमेंट कर दो, आपको डिडक्शन ये 12 महीने में मिलेगा। ये बात समझ में आती है? ये हर साल ये होता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंसेस है उसके ईयर खत्म होने के बाद रिटर्न का जो ड्यू डेट है उस दिन तक पे करो। देखो सेक्शन 43 भी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन, बोलो एक्सपेंसेस कब इनकर्ड है मेरे? 15, फॉर एग्जाम्पल ये 15 फरवरी 2024, February 24 मतलब बोलो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 23-24। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्सपेंसेस है वो पे किया 1 मार्च 24 को, मेरे को बोलो एक्सपेंसेस मेरे क्या 23-24 के एक्सपेंसेस हैं। और मैं अगर पहला क्वेश्चन पूछूं तो आप पे कब कर रहे हो? 1 मार्च को, मतलब इधर किधर, बोलो अलाउड हो जाएगा सेम ईयर में, जिस साल की एक्सपेंस है उसी साल में अलाउड। अच्छा पे करता है 1 जुलाई को, मतलब इधर ड्यू डेट से पहले पे कर रहा है, बोलो अलाउड हो जाएगा, है ना, अप्रूवल बेसिस पर। लेकिन 1 नवंबर, मतलब बोलो ड्यू डेट जो है ना, ड्यू डेट उसके बाद पे कर रहा है 23-24 में, नॉट अलाउड। बोलो ये बात समझ में आती है? एंड इट विल बी अलाउड, अलाउड होगा बाद में इन द ईयर ऑफ पेमेंट, दैट इज ऑन 24-25। बोलो ये पॉइंट क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो मेरे को बताना टीसी बिल रेलवे इसका क्या रूल था? अगर ये जिस साल का एक्सपेंसेस है
उस साल के एंड से अगर ड्यू डेट तक पे करोगे ना तो भी अलाउड कर देंगे उसी साल में। ड्यू डेट तक भी नहीं भरा ना, उसके बाद भरा तो अलाउड होगा उस साल में, नॉट अलाउड बट अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो लिखा था ऑलरेडी। अब देखो ये एक है। दूसरा, अब यहाँ पर एक एडिशनल बात लिखी गई, यहाँ पर एक एडिशनल बात लिखी गई। क्या लिखा गया है सर? तो यहाँ पर लिखा गया पेमेंट टू, आप पेमेंट करो किसको? माइक्रो एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइजेस। अंडरस्टूड एवरीवन? तो देखो सेक्शन 43B अगर मैं बोलूं तो इसमें अब से दो चीजें हैं। ऑलरेडी क्या लिखा था? टीसी बिल रेलवे। अब नया क्या एडिशन हो गया? ये ऑलरेडी था, ये न्यू एडिशन है, ये है अमेंडमेंट। अंडरस्टूड एवरीवन? अमेंडमेंट क्या है? ठीक है, आई होप सबको फिलहाल तो ये क्लियर है। तो देखो टीसी बिल रेलवे, इसका रूल क्या है? जिस साल का एक्सपेंसेस है उसके ईयर एंड तक पे करो, और ईयर एंड तक नहीं पे कर सकते तो हम ड्यू डेट तक भी पे कर दो तो भी चलेगा, है ना? तो अलाउ कर देंगे इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, अदरवाइज इट इज अलाउड हो जाएगा, फिर अलाउड होगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट पर। सर अमेंडमेंट क्या है? तो देखो पेमेंट कर रहे हो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस या तो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऐसे समझ दो छोटे मोटे बिजनेस, ऐसे समझ दो छोटे मोटे बिजनेस। ठीक है, अब मोदी जी ने क्या बोला कि इंडिया में ये जो वर्किंग कैपिटल का फ्लो है इसको फास्ट करना है। लोग 6-6 3-3 महीने 6-6 महीने तक पेमेंट ही नहीं करते, तो अभी फटाफट करवाना है। तो मोदी जी ने क्या करा? इन्होंने बोला कि आप ये जो छोटी एंटरप्राइजेस हैं इसको पेमेंट करोगे जितना जल्दी तो हम उतना जल्दी डिडक्शन देंगे। अब देखो एग्जैक्टली इसको समझते हैं क्या? तो देखो एक असेसी है, ठीक है, और ये गरीब आदमी है। गरीब आदमी कौन है? हम थोड़ी देर में उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं कि गरीब आदमी कौन है। फिलहाल तो माइक्रो एंटरप्राइज है या तो स्मॉल, माइक्रो या तो स्मॉल। असेसी क्या करता है? इस बंदे से, ये जो असेसी है ये छोटे मोटे आदमी से गुड्स या सर्विस खरीदता है। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? छोटे मोटे आदमी से गुड्स या सर्विस खरीदा, और बाद में बोलो क्या करेगा? उस बंदे को पेमेंट करेगा। बाद में उस बंदे को हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज या स्मॉल एंटरप्राइजेज से गुड्स या सर्विस खरीदा और अब हम पेमेंट कर रहे हैं। मेरे को बताना यहाँ एक्सपेंस किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। इसके लिए तो इनकम है, इसके लिए पैसा आ रहा है ना भाई, इसको तो पैसा आ रहा है, इसके लिए इनकम है, गुड्स बेचा है इससे। और ये बंदा बोलो गुड्स खरीद के आया है, गुड्स कम्स इन, गुड्स खरीदा, पेमेंट कर रहा है, इसका एक्सपेंसेस। अब इस एक्सपेंसेस को एप्लीकेबल हो गया सेक्शन 43B। बोलो ये बात क्लियर है? अब देखो करना क्या है, अब देखो करना क्या है। पहले तो बोलो क्लियर है? ये गुड्स और सर्विस खरीदा और किसके पास है? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। वो क्या हम देखते हैं, उसको पेमेंट करनी है। अब इसका रूल देखो ये, ठीक है, तो ये है क्या? तो आप सबसे पहला चेक करो क्या सेलर और बायर के बीच में रिटर्न अग्रीमेंट था या नहीं। क्या सेलर और बायर के बीच में रिटर्न अग्रीमेंट था या नहीं? अगर रिटर्न अग्रीमेंट था और उस रिटर्न अग्रीमेंट में ड्यू डेट लिखी थी, ड्यू डेट स्पेसिफाइड थी, ठीक है, और अगर आप पेमेंट करते हो विद इन द ड्यू डेट एज रिटन इन द अग्रीमेंट, अलाउड ऑन अप्रूवल बेसिस। बोलो ये बात याद रहेगी, ठीक है। इफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज मर्केंटाइल, दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती है पीजीबीपी में, मर्केंटाइल और बोलो कैश सिस्टम। अगर कैश सिस्टम है, मेरे को बोलो अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो मगजमारी नहीं है, जो पैसा आएगा जाएगा वही हम रिकॉर्ड करेंगे। बट ये रूल एप्लीकेबल है, ये वाला मैं कौन सा वाला बोल रहा हूँ? ये माइक्रो स्मॉल वाला। बोलो ये रूल एप्लीकेबल है अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो देखो पेमेंट कर रहे हो, अगर देखो सबसे पहला क्या चेक करोगे? रिटर्न अग्रीमेंट, नो रिटर्न अग्रीमेंट। तो रिटर्न अग्रीमेंट है तो पेमेंट इज मेड विद इन द ड्यू डेट एज रिटर्न इन द अग्रीमेंट, ठीक है, तो अलाउड और अप्रूवल बेसिस। बोलो ये बात याद रहेगी, ठीक है। और अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो उसकी बात हम बाद में करते हैं। तो देखो यहां पर है ना दो चीजें, रिटर्न अग्रीमेंट है या नहीं ये चेक करना। अब पेमेंट विद इन द ड्यू डेट करते हो या पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट करते हो ये चेक करो। अगर पेमेंट विद इन ड्यू डेट कर रहे हो, विद इन ड्यू डेट, तो बोलो अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड अक्रूवल बेसिस। और अगर आफ्टर ड्यू डेट करते हो तो बोलो अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। बोलो ये बात याद रहेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो आइडिया आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इधर देखना, अब फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर एक्स, इस बंदे ने गुड्स खरीदा, ठीक है, इस बंदे ने किसी के पास से गुड्स खरीदा, किसी छोटे मोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस से गुड्स खरीदा। अब गुड्स की पेमेंट करनी है। सर गुड्स कब खरीदा? तो मान लो गुड्स खरीदा है मान लो 15 मार्च 2024, 15 मार्च 2024, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24, ठीक है। 15 मार्च 2024 को इस बंदे ने गुड्स खरीदा,
अब रिटर्न अग्रीमेंट था, और रिटर्न अग्रीमेंट में लिखा है कि आप पेमेंट कर देना 5 अप्रैल 2024 तक कर देना। दिस इज अ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, दिस इज अ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। 5 अप्रैल 2024 तक आप पेमेंट कर देना। मतलब तकरीबन कितने दिन का टाइम दिया है? 15 मार्च 2024 से 5 अप्रैल 2024। तो मार्च के तकरीबन 16 और ये 5, तकरीबन 20-21 डेज का टाइम दिया है, 20-21 दिन का टाइम दिया है उसको। ठीक है, 20-21 डेज का टाइम दिया है उसको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? गुड्स खरीदे, पेमेंट का वक्त दिया उसको कि भाई 5 अप्रैल तक पे कर देना। अब ये जो बंदा है ना, ये बंदा अगर ये बंदा पेमेंट कर देता है, पेमेंट, ठीक है, अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है तो मगजमारी नहीं, जब पे करेगा तब अलाउड होगा डिडक्शन। लेकिन मर्केंटाइल सिस्टम कर रहा है, मर्केंटाइल सिस्टम, तो चेक करो क्या रिटर्न अग्रीमेंट है? हाँ है रिटर्न अग्रीमेंट। ये क्या है? रिटर्न अग्रीमेंट, ड्यू डेट लिखी है रिटर्न अग्रीमेंट में, और रिटर्न अग्रीमेंट है। और क्या इस बंदे ने पेड करा है ऑन, मान लो इसे पेड करा ऑन 1 अप्रैल 2024, ये पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा, अगर इसने पेड करा ऑन मान लो 15 अप्रैल 2024, बोलो क्या इसने विद इन ड्यू डेट, जो ड्यू डेट लिखी है उस दिन तक पे कर दिया है? बोलो 5 अप्रैल तक पे कर दिया। आंसर इज यस। तो बोलो इट इज पेड विद इन द ड्यू डेट, रिटर्न अग्रीमेंट है। हाँ भाई रिटर्न अग्रीमेंट है। बोलो पेड विद इन द ड्यू डेट एज रिटन इन द अग्रीमेंट, यस। अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, बोलो कौन से ईयर में अलाउड होगा? 23-24 में, जिस साल में इनकर करा है एक्सपेंडिचर, या 24-25 जिस साल में पे करा। तो आप बोलोगे सर ये अलाउड होगा इन द प्रीवियस ईयर 23-24। बोलो क्लियर है ये? क्यों सर ऐसा? क्योंकि उसने विद इन ड्यू डेट पे करा। अब मेरे को बोलो ड्यू डेट क्या बोली थी? 5 अप्रैल बोली थी उसको। ड्यू डेट क्या बोली थी? 5 अप्रैल बोली थी, बट ये बंदा पे कब कर रहा है? 15 अप्रैल। मेरे को बोलना विद इन ड्यू डेट है या आफ्टर ड्यू डेट है? बोलो रिटर्न अग्रीमेंट है, आंसर इज यस। बोलो विद इन ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट? सर ये तो आफ्टर ड्यू डेट कर रहा है, तो बोलो अलाउड कौन से ईयर में होगा? इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। बोलो पेमेंट कब करा है? तो अलाउड होगा इन द प्रीवियस ईयर 24-25। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के पीएनएल में लिखा है, बोलो उसका क्या करूं? नॉट अलाउड। अंडरस्टूड? जिस साल के पीएनएल में डेबिट साइड लिखा है, बोलो नॉट अलाउड हो जाएगा, क्योंकि इसने ड्यू डेट के बाद पे किया। बोलो ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है। मेरे को बोलो रिटर्न अग्रीमेंट है, ड्यू डेट है उसमें, जो अग्रीमेंट में सेलर बायर का ड्यू डेट है भाई, रिटर्न का ड्यू डेट नहीं बोल रहा हूँ। सेलर और बायर के बीच में जो भी गुड्स की ड्यू डेट है जो लिखिए, बोलो उस ड्यू डेट तक पे करेगा, अलाउड, नहीं करता तो नॉट अलाउड। अंडरस्टूड? अब ये जो ड्यू डेट है ना, ऐसा नहीं फिर तुम तो लिखो 3 साल के बाद पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ड्यू डेट भी 45 डेज होनी चाहिए, 45 डेज मैक्सिमम फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब बोलो गुड्स मान लो इसी दिन डिलीवर हुए 15 मार्च को, तो अगर मैं 15 मार्च 2024 से बोलो अग्रीमेंट की ड्यू डेट मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 45 डेज, 45 डेज। तो देखो मार्च के 16 ऐड करूं, 16 दिन ऐड करूं, तो मेरा मार्च खत्म हो जाएगा। बोलो फटाफट, है ना? एंड बाकी मेरे कितने बचेंगे? 29 अप्रैल। तो बोलो ड्यू डेट क्या होनी चाहिए? 29 अप्रैल तक चलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो फटाफट, कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? आई होप सबको ये क्लियर है। 45 डेज ऐड करो। बोलो अपनी अपनी डेट कौन सी है? सर मेरी डेट तो इससे भी पहले की है, तो ये सब भूल जाओ। अंडरस्टूड? तो ये सब भूल जाओ, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मान लो, अगर लेकिन अगर लेकिन अगर आपकी डेट ये होती, मान लो 15 मई, 15 मई होती ना, मई, तो मैं ये 15 मई को ड्यू डेट कभी नहीं, उस केस में 15 मई, एक सेकेंड, हाँ यहाँ, अगर मेरी ड्यू डेट जो है, अगर मेरी ड्यू डेट 15 मई होती, 15 मई, 5 अप्रैल की जगह, तो बोलो 45 डेज के बाद है। अंडरस्टूड? तो उस केस में आपकी ड्यू डेट क्या मानी जाएगी मालूम है? 29 अप्रैल। फिर आप चेक करो 29 अप्रैल तक पेड है या नहीं।
आई होप आपको ये समझा होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट है। देखो शॉर्ट में अमेंडमेंट क्या कहता है, जब आप पेमेंट करने जाओगे तो चेक करो रिटर्न अग्रीमेंट है या नहीं, है ना। तो थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, रुक जाओ। हाँ ये देखो, एक असेसी है, और बोलो सामने वाला कौन है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, मैं एमई लिख देता हूं, और स्मॉल एंटरप्राइजेस। बोलो माइक्रो या स्मॉल से हमने गुड्स या सर्विस खरीदा, इसको पेमेंट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, बोलो फटाफट, रिटर्न अग्रीमेंट है या नहीं, रिटर्न अग्रीमेंट है या नहीं, नो रिटर्न अग्रीमेंट। ठीक है, अब अब अगर रिटर्न अग्रीमेंट है, अब अगर रिटर्न अग्रीमेंट है तो आप आगे जाकर चेक करना, क्या ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट क्या वो मैक्सिमम 45 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये चेक करना। अंडरस्टूड? ठीक है, अगर ड्यू डेट बोलो मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 45 डेज, उसके अंदर होगा तो ड्यू डेट एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जो भी ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, जो भी ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, वो ड्यू डेट तक पेमेंट करेगा तो चलेगा, पेड अप टू द ड्यू डेट। बोलो अंडरस्टूड? ठीक है, पेड अप टू द ड्यू डेट है तो उसको अलाउ करेंगे हम इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। बोलो क्लियर है ये? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, अब अगर उसकी ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट इफ इट इज बियॉन्ड बियॉन्ड 45 डेज, 45 डेज से भी ज्यादा जा रही है, 45 डेज, तो वो ड्यू डेट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बोलो फिर हम उस केस में ड्यू डेट को क्या माने, जो 45th डे है, जिधर 45th डे आ रहा है, बोलो वही ड्यू डेट को मानेंगे, और फिर उस दिन तक पे करा तो अक्रूवल बेसिस पर अलाउड, अदरवाइज बोलो। अंडरस्टूड एवरीवन? आपको ये क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज बोलो इन द ईयर ऑफ पेमेंट अलाउड होगा। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या वो विद इन ड्यू डेट पे कर रहा है या आफ्टर द ड्यू डेट, और ड्यू डेट भी क्या होनी चाहिए, 45 डेज के अंदर। अंडरस्टूड? अलाउड होगा ऑन अक्रूवल बेसिस इफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज मर्केंटाइल, और वरना बोलो इन द ईयर ऑफ पेमेंट। क्लियर है ये? अब बात करते हैं नो रिटर्न अग्रीमेंट। तो आपको ये सब मगजमारी नहीं देखनी, तो देखना है पेमेंट 15 दिन में करता है नहीं, 15 दिन, सर ये 15 दिन और ये ड्यू डेट ये सब किधर से देखना है, तो ये देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी से 15 दिन। अंडरस्टूड? ठीक है, और वहां अगर वो कहता है 30 दिन में पेमेंट कर दो, तो 30 दिन किधर से देखना है, सेम डेट ऑफ डिलीवरी, और वो बनेगी तुम्हारी ड्यू डेट। अब देखो पेमेंट विद इन 15 डेज कर रहा है तो अलाउड ऑन अप्रूवल बेसिस, और अगर नहीं करता बोलो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। याद रहेगा ये रूल। मैं एक छोटा सा मॉड्यूल में तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो एक अच्छा खासा आइडिया आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक क्या करोगे, रिटर्न अग्रीमेंट, नो अग्रीमेंट। ठीक है, रिटर्न अग्रीमेंट तो बोलो विद इन ड्यू डेट पे करेगा, अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब इन द ईयर इन विच इट इज इनकम। और अगर वो नहीं करता विद इन ड्यू डेट पेमेंट, अच्छा ड्यू डेट भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 डेज, नहीं करता तो बोलो फिर तो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, और बोलो अग्रीमेंट ही नहीं है तो 15 डेज का चक्कर है। याद रहेगा? ठीक है, अब ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये मॉड्यूल में है पेज नंबर 3.287 पर। देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है मिस्टर ए हैज परचेज द गुड्स। ठीक है, मिस्टर ए जो है उसने गुड्स खरीदा, किसके पास से, फ्रॉम ए एंड कंपनी। तो मिस्टर ए, ये बंदा गुड्स खरीद के आया ए एंड कंपनी के पास, बोलो ए एंड कंपनी ने गुड्स बेचा। अब मिस्टर ए क्या करेगा, तो मिस्टर ए जो है वो पेमेंट करेगा टू ए एंड कंपनी, है ना। बोलो ए एंड कंपनी कौन है, तो ये माइक्रो एंटरप्राइज है, गरीब आदमी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इधर 43B एप्लीकेबल होगा, आंसर इज हियर, 43B एप्लीकेबल होने वाला है। 10,000 की पेमेंट है, ठीक है। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस कब खरीदा, बोलो गुड्स, 1 मार्च, परचेज किया है 1 मार्च 2024, परचेजेस करे हैं 1 मार्च 2024 को। कोई कंफ्यूजन भाई किसी को? 1 मार्च 2024 को परचेज करें, पेमेंट करनी है, पेमेंट। क्या रिटर्न अग्रीमेंट है, हाँ जी सर रिटर्न अग्रीमेंट है। देखो एज द रिटर्न अग्रीमेंट, क्या रिटर्न अग्रीमेंट में ड्यू डेट लिखी है, हाँ जी सर ड्यू डेट लिखी है, पेमेंट हैज टू बी मेड बाय बोलो 5 अप्रैल, तो ड्यू डेट इज 5 अप्रैल 24। अब सबसे पहला काम ये करना, क्या ये 45 डेज होते हैं परचेज से,
परचेज बोलो 1 मार्च 2024, 45 डेज ऐड करो। तो अगर मैं इसमें 45 ऐड करूं तो 30 ऐड करूं तो मार्च खत्म हो जाएगा, ये आएगा 15 अप्रैल। बोलो मेरा ड्यू डेट जो है ना उसके पहले ही है। भाई तुमको समझा ये? ठीक है, अगर ये मान लो मेरा ड्यू डेट जो है, मेरा ड्यू डेट वो होता 16 अप्रैल। मेरा ये जो ड्यू डेट है ना ये वाला, ये होता 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या कोई भी पीछे आगे बियॉन्ड दैट डेट। तो बोलो दिस ड्यू डेट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो फिर 45th डे विल बिकम ड्यू डेट। अंडरस्टूड एवरीवन? फिलहाल तो मेरे को ये बोलो भाई, फिलहाल तो मेरे को बोलना, बोलो क्या मेरी ड्यू डेट विद इन 45 डेज है? यस, एक्सेप्टेबल है। अब बोलो 5 अप्रैल तक पे करेगा तो अक्रूवल बेसिस पर अलाउड होगा। चेक करो, मिस्टर ए पेड ऑन 2 अप्रैल, बोलो 5 अप्रैल तक है, यस अलाउड। बोलो इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, जिस साल का परचेज है उसी साल में, दैट इज 1 मार्च 24। तो बोलो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23 24। बोलो क्लियर है, ये अलाउड हो जाएगा। बट अगर इफ इट इज पेड ऑन दिस डेट, तो बोलो क्या ये विद इन ड्यू डेट है या आफ्टर ड्यू डेट है? आफ्टर ड्यू डेट, 5 अप्रैल के बात कर रहा है। तो बोलो दिस विल नॉट बी अलाउड इन 23 24, दिस विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। और पेमेंट बोलो 24 25 में अलाउड होगा, दैट इज पेमेंट वाला ईयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो रिटर्न अग्रीमेंट है तो ऐसा होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? ये पीछे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन दिया है मॉड्यूल में, पेज नंबर 3.288 पर, जो मैंने यहाँ शॉर्ट में ऐसा लिखा है। लेकिन हम वो पढ़े उसके पहले बोलो आपको ये क्लियर है? ठीक है। और अगर अग्रीमेंट नहीं होता, अगर अग्रीमेंट नहीं होता और मान लो परचेज होता, वही मॉड्यूल का क्वेश्चन, 1 मार्च 24, तो बोलो आप क्या देखते हैं? इधर से 15 दिन, मतलब 16 मार्च 24 तक पे हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हो जाता है तो विद इन 15 डेज अक्रूवल बेसिस पर अलाउड, नहीं होता तो बोलो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? तो ये है पहला अमेंडमेंट जो हुआ है 43B में। एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं सर? तो देखो माइक्रो बहुत गरीब, और ये बोलो उससे थोड़ा अमीर, लेकिन ये भी गरीब है। माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइज, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीन या इक्विपमेंट, प्लांट मशीन इक्विपमेंट में, बोलो लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, एंड यहाँ बीच में और नहीं है, एंड तुम्हारा टर्नओवर बोलो अप टू 5 करोड़ है, मतलब 5 करोड़ या उससे कम है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस। अंडरस्टूड? तुम्हारा बोलो इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 करोड़ तक का प्लांट मशीन और इक्विपमेंट्स में, एंड टर्नओवर बोलो अप टू 5 करोड़ है। और स्मॉल क्या होती है? तो देखो याद रखना है, तो याद रखना 1 और 5, इसमें 0 लगा दो 10, इसमें 0 लगा दो 50, याद रहेगा। भाई ये ऐसा है, माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसी हैं। कैसी है वो? देखो ऐसी है, ऐसी, ये माइक्रो है ये, और ये देखो ये वाली स्मॉल है, रेक्टेंगल बना रहा हूं। अंडरस्टूड? इसी के साथ भाई और बहनों हमारा पहला अमेंडमेंट खत्म हो गया जो था सेक्शन 43B में। तो अब इसे देखो 43B में 2 बातें लिखी है, मैं इन सबको समराइज कर देता हूं, सुनना ध्यान से। 2 बातें लिखी है। पहला आप चेक करो क्या टीसी बिल रेलवे का क्वेश्चन है, तो बोलो उस केस में क्या करना है? उस केस में अगर पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है तो अलाउड इन द सेम पीरियड, और अदरवाइज नॉट अलाउड, फिर अलाउड होगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट। बोलो ये क्लियर है? 23 24 का एक्सपेंसेस है तो जुलाई 24 तक पे कर दो, या अक्टूबर नवंबर जो भी ड्यू डेट है, तो अलाउड होगा 23 24 में, वरना इन द ईयर ऑफ पेमेंट। और ये टीसी बिल रेलवे का नीचे फुल फॉर्म लिखा है, क्लियर है ये सबको? एंड पेमेंट टू स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो इधर 2 पॉइंट है, 2, ये देखो ये 2। ठीक है, पेमेंट विद इन ड्यू डेट या तो पेमेंट विद इन 15 डेज, डिपेंडिंग अपॉन अग्रीमेंट है या नहीं, है ना? विद इन ड्यू डेट है, विद इन ड्यू डेट अगर रिटर्न अग्रीमेंट है, और विद इन 15 डेज अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, तो अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस इन केस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम, अदरवाइज बोलो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। कैश सिस्टम में तो ये सब मगजमारी है ही नहीं, कैश सिस्टम में बोलो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो ये था हमारा पहला अमेंडमेंट जो है सेक्शन 43B में। बोलो ये सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब सुनो सर और कौन सी अमेंडमेंट हुए हैं, तो देखो दूसरा अमेंडमेंट, दूसरा हुआ है सेक्शन 35D में। अगर आपको याद हो हम कहा करते थे उन दिनों सेक्शन 35D, डीपी, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, याद है मैं ऐसा कहता था, याद कैसे रखोगे? डीपी, पी फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डीपी हम कहते हैं ना, नाइस डीपी, तो डीपी 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और यहाँ कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है? तो ये 4 और ये 4, 8 एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो हम कहा करते इसको एफएम पे रड़ दो, न्यूमरिक तुमको जो बनाना है बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो FM पे 150। अब FM पे जो है ना, FM पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विस, ये जो भी एक्सपेंसेस थे ना, ये जो भी, अब इसके लिए इन 4 एक्सपेंसेस के लिए सुनना ध्यान से, 8 के लिए नहीं, ये 4 के लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइल करना है प्रायर टू 1 मंथ। बोलो कब फाइल करना है? इट शैल बी फाइल्ड 1 मंथ प्रायर टू, बोलो ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, तो बोलो इसका 1 मंथ प्रायर मतलब अप टू 30 जून तक आपको ये 4 कितना खर्चा किया ना वो बताना है गवर्नमेंट को, शॉर्ट में ये। अंडरस्टूड? तो ये कोई एक्चुअली में अमेंडमेंट नहीं है, ये तो काइंड ऑफ एक कंप्लायंस प्रोसीजर है, ठीक है? क्या आप भाई ये एक फॉर्म फाइल कर देना, हमको बता देना कितना खर्चा कर रहे हो इन 4 के पीछे, ये दूसरा अमेंडमेंट। अंडरस्टूड? तो बोलो पहला अमेंडमेंट कौन सा हुआ था 43B में? टीसी बिल रेलवे है प्लस बोलो पेमेंट टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, रिटर्न अग्रीमेंट, नो रिटर्न अग्रीमेंट। दूसरा 35D, वो जो 4 एक्सपेंडिचर है FM पे वाले, बोलो वो क्या करने हैं, उसका स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइल करना है प्रायर टू द 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। याद रहेगा? सेक्शन 28, अगर आपको याद हो सेक्शन 28 क्या था, किसी को याद है भाई? चार्जिंग सेक्शन है और वो बिजनेस इनकम भी है, वो चार्जिंग सेक्शन और वो पीजीबीपी इनकम है, और वहां ढेर सारी इनकम लिखी है। अब अगर आपको याद हो, यहां पर एक इनकम थी गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट और कस्टमर, एग्जैक्टली वहां क्या वर्डिंग है? तो वहां है perquisite arising from business or a profession, perquisite arising from a business or a profession, बोलो इट इज टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी, है ना? बोलो फटाफट। तो बोलो ये टैक्सेबल है। अब देखो एग्जैक्टली अमेंडमेंट क्या हुआ है, तो यहाँ है ना एक्चुअली में लिखा था गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट कस्टमर टैक्सेबल, मतलब परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम अ बिजनेस और अ प्रोफेशन। तो अब कुछ कोर्ट्स ने बोला कि भाई कैश में मिलेगा ना तो नॉट टैक्सेबल। तो लो ध्यान से, मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ कोर्ट्स ने बोला कैश में मिला तो नॉट टैक्सेबल, काइंड में मिलेगा तो टैक्सेबल। ये लाइन का मतलब ऐसा होता है। और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और बोला हमारा ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कि काइंड में मिलेगा तो टैक्सेबल, कैश में मिलेगा तो नॉट टैक्सेबल। और यहाँ खाली इतना अमेंडमेंट हुआ, लिख दिया गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट कस्टमर, कैश में मिला टैक्सेबल, काइंड में मिला टैक्सेबल, पार्टली कैश और काइंड टैक्सेबल। अंडरस्टूड अमेंडमेंट क्या है? तो ये अमेंडमेंट इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, कैश हो तो भी टैक्सेबल, काइंड हो तो भी टैक्सेबल, और पार्टली होगा तो भी टैक्सेबल। बोलो 3 अमेंडमेंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? 43B वाला अमेंडमेंट क्या था भाई? तो वो था पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, रिटर्न अग्रीमेंट, नो रिटर्न अग्रीमेंट। रिटर्न अग्रीमेंट अप टू ड्यू डेट है, विद इन ड्यू डेट पे कर रहा है, अलाउ, है ना? या फिर अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज पे कर रहा है तो भी अलाउ, और अदरवाइज बोलो डिसअलाउड, अलाउड इन द ईयर ऑफ, बोलो कौन सा पेमेंट। फिर 35D FM पे वाला, उनका स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइल करना है एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द, बोलो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। 28 गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट कस्टमर, क्लाइंट कस्टमर से जो गिफ्ट मिलेगी, बोलो कैश होगी तो भी टैक्सेबल, काइंड होगी तो भी टैक्सेबल, पार्टली पार्टली होगी तो भी टैक्सेबल। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और हमारी लास्ट 2 अमेंडमेंट हुई है 44AD एंड ADA। भाई किसी को याद है AD ADA क्या होती थी? ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये थी एक्चुअली में प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव जैसा आईडीटी में होता था कॉम्पोजिशन स्कीम, वैसे इधर था ये, है ना? आपको क्या करना होता है पीजीबीपी में? नॉर्मली अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड, नॉट अलाउड, ये सब मगजमारी, और ये करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी, उसको क्या करना है, अपना टर्नओवर निकालो और वो टर्नओवर का 8% आप डायरेक्टली मान लो आपका पीजीबीपी, खत्म, मगजमारी खत्म, कुछ अलाउड नॉट अलाउड करना ही नहीं है, डायरेक्ट टर्नओवर का 8% विल बी और पीजीबीपी। तो अब यहाँ देखो इन दोनों में अमेंडमेंट क्या है भाई, तुमको 44AD याद आई? एडी, आई होप आप सब उसको भूले नहीं हो, ठीक है? तो देखो है क्या ये, 44AD में लिखा है, अगर पहला तो ये एप्लीकेबल किसको है? इंडिविजुअल, HUF एंड बोलो पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP। किसी को याद है ये सब? ठीक है, और वो भी कैसी होनी चाहिए? रेसिडेंट, ठीक है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और फर्म बट नॉट LLP। अब और दूसरा बिजनेस वालों को एप्लीकेबल है। अब देखो ये था क्या, तुम बात करते हैं अमेंडमेंट क्या हुआ एग्जैक्टली। अगर आपका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, ठीक है, तो आपका पीजीबीपी 8% ऑफ द टर्नओवर माना जाता था, एंड उसमें भी 6% लिया जाएगा, 6%, ठीक है, टर्नओवर का 6%,
वो अमाउंट का 6% जो रिसीव्ड है अप टू बोलो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, आपकी ड्यू डेट तक जितना भी पैसा बोलो, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, या फिर बोलो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर रिसीव्ड है। भाई तुमको ये बात समझ में आती है? आपका जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर 23-24, इस साल में तुमने कुछ सेल कर दिया, ठीक है। अब इसका पैसा अगर तुमको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक ये 4 वे से आया है, जितना भी पैसा, ये 1 2 3 4, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड्स मतलब क्या, तो जैसे यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई जीपे या पेटीएम या फिर बोलो आरटीजीएस नेफ्ट, ये सब। तो अगर ये वाली सिस्टम से आया हुआ है, कब से कब तक, इस पूरे पीरियड में, तो ये जो साल है ना, इसकी इनकम हम कैसे निकालेंगे, जितना भी अमाउंट वो वे से आया ना, उसका 6%, प्लस जो अदरवाइज जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ना, उसका 8%। अंडरस्टूड? ठीक है। अगर मैं बोलूं तुम्हारा सेल हुआ है 80 लाख, लेकिन ये 4 मेथड से आया, मान लो 50 लाख आया, और बाकी 30 लाख जो है ना, 30 लाख उसमें से थोड़ा आउटस्टैंडिंग है एंड थोड़ा कैश में आया, हो सकता है डेटर्स हो, तो बोलो ये 30 लाख का क्या करोगे, 30%, एंड बोलो 50 लाख का क्या करोगे, 6%। ठीक है। तो अब देखो इधर अमेंडमेंट किया हुआ है, ये रूल तो ऑलरेडी था, इधर कोई अमेंडमेंट नहीं है। बट सुनना ध्यान से, ठीक है, ये रूल था। अब मेरे को बोलना प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन कब एप्लीकेबल है, अगर तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो 8% 6% वाला रूल एप्लीकेबल। अब इन लोगों ने बोला कि हम टर्नओवर अप्लाई करेंगे 3 करोड़, इंस्टेड ऑफ 2 करोड़ आपको 3 करोड़ एप्लीकेबल होगा, अगर आपकी कैश रिसीट बोलो कितनी है, अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसीट, ठीक है। मान लो 100 लाख रुपीज, मतलब 1 करोड़, 1 करोड़, या मान लो आपका 2.5 करोड़ है, 1 करोड़ को तो वैसे भी एप्लीकेबल है, 2.5 करोड़ में से आपकी कैश रिसीट बोलो 5% है, ठीक है। 2.5% जो आपका टोटल रिसीट है 2.5 करोड़ का, उसका 5% जो है उतनी ही कैश रिसीट है, या उससे कम है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बोलो भले ही आपका 2 करोड़ से ज्यादा है टर्नओवर, बोलो क्या आपको 44 एडी दे देंगे, आंसर ही दिया है। आई होप आपको ये समझा होगा। बोलो जनरल रूल क्या है, आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक होना चाहिए। बट बोलो क्या टर्नओवर कितने तक चलेगा, 3 करोड़ तक, अगर आपकी जो भी टोटल रिसीट है उसमें से बोलो आपका कैश रिसीट अप टू 5% होना चाहिए, याद रहेगा 44 एडी। अब सिमिलरली बोलो एडीए भी है, एडीए, बोलो एडीए क्या था, रेसिडेंट इंडिविजुअल और फर्म, इधर एचयूएफ नहीं है। देख लो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इधर एचयूएफ है, इधर एचयूएफ नहीं है, है ना। बाकी कॉमन नॉट एलएलपी, नॉट एलएलपी। बोलो बिजनेस वालों का एप्लीकेबल नोटिफाइड प्रोफेशन, टर्नओवर अप टू 2 करोड़, इधर टर्नओवर अप टू 50 लाख। अब ये 2 करोड़ का 3 करोड़ एंड 50 लाख का 75 लाख एप्लीकेबल, अगर कैश रिसीट है अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसीट। बोलो ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। 2 करोड़ का 3 करोड़। अच्छा अगर मैं बोलूं मेरे केस में मेरा टर्नओवर है, मेरा टर्नओवर बिजनेस वाला हूं मैं, मेरा टर्नओवर है मान लो 2.6 करोड़, लेकिन मेरी कैश रिसिप्ट है ना, कैश रिसिप्ट वो मान लो 20% है, बोलो मुझे 44 एडी मिलेगी, नहीं मिलेगी? अंडरस्टूड? भाई कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, आई होप सबको ये समझा होगा। अच्छा एक बात आप याद रखना, 44 एडी और एडीए इन दोनों में, एडी और एडीए इन दोनों में यहाँ वर्ड कैश रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट। जबकि आप 44 एडी पढ़ोगे, एडी, किसी को एडी याद है, किसी को एबी याद है? एबी वो था टैक्स ऑडिट। अगर हम 44 एबी की बात करें ना, एबी, तो उसमें बिजनेस वाले का रूल क्या है, टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़, तो और प्रोफेशन वाले का बोलो ग्रॉस रिसीट इज मोर देन 50 लाख, है ना। तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, लेकिन ये 1 करोड़ का हो जाएगा, ये 1 करोड़ का हो जाएगा 10 करोड़, इफ ये 1 करोड़ का हो जाएगा 10 करोड़, इफ बोलो, इफ, अब यहां पर ना कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट दोनों लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट, लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट, यहां दोनों चेक करना है भाई, याद रखना। वहां रिसिप्ट पेमेंट दोनों है 44 ये भी टैक्स ऑडिट में, प्रोफेशन में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है।
उधर तो 50 लाख ही देता है। भाई तुमको समझा सबको ये 1 करोड़ 10 करोड़ टैक्स ऑडिट, उधर कैश रिसीट कैश पेमेंट दोनों है, लेकिन बोलो ईडी और एडीए में क्या है, ओनली कैश रिसीट। ये कुछ डिफरेंसेस भूलना मत, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, इनकम 8% और 6%, यहाँ इनकम 50%। इधर भी ऐसा कोई रूल नहीं है, इधर 6% का रूल है ना। अगेन ये 6% किसका, जो कैश रिसिप्ट्स पे नहीं है, करेक्ट बोल रहा हूं मैं। जो ये 4 मोड से हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को, आई होप तुमको 44 AD समझा होगा। अब यहाँ जो ये वर्ड है ना कैश रिसिप्ट, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैश रिसिप्ट का, कैश बैरर चेक एंड क्रॉस चेक, ठीक है। ये 3 याद रहेंगे आपको। तो बस फाइनली हमारे इतने अमेंडमेंट हुए हैं पीजीबीपी चैप्टर में। आई होप आप ये 5 अमेंडमेंट भूलोगे नहीं। मैंने कोशिश करी है अच्छे से एक्सप्लेन करने की और ऑलमोस्ट पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करने की। मैं खाली अमेंडमेंट नहीं बोल रहा था, बिकॉज अगर मैं खाली अमेंडमेंट बोलूँ तो शायद आपको क्लिक ना हो कि एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट हुआ है। तो देखो 43B में एक बार रिकैप कर देता हूँ। 43B बोलो, इसमें टीसी बिल रेलवे तो ऑलरेडी लिखा था, अब इसमें एडिशन क्या हो गई, पेमेंट टू, बोलो फटाफट, पेमेंट टू क्या, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, ये एक हुआ। अब इसका जो रूल है ना, ये तो था पेमेंट अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तो अलाउड, इसमें क्या है, रिटर्न अग्रीमेंट नो रिटर्न अग्रीमेंट, उस पर चेक करना है, ठीक है। 35D वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइल करना है 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। 28 क्या था, तो 28 जो था सेक्शन 28, सेक्शन 28 में क्या लिखा था, तो वो अगर गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट कस्टमर है, चाहे कैश हो काइंड हो, सब कुछ टैक्सेबल है। अगर अगर आपको मेरे रेगुलर लेक्चर याद हो तो मैं तो उस टाइम पर भी कहता था कैश काइंड सब कुछ टैक्सेबल। तो ये अमेंडमेंट एक्चुअली है ही नहीं, आप हम तो पहले से वही बोलते आ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों में क्या अमेंडमेंट है, तो इधर 2 करोड़ तक वालों को 44AD मिलती थी, और ये बोलो 50 लाख तक वालों को अब ये 2 करोड़ की बजाय 3 करोड़ एप्लीकेबल करेंगे, बट वो कंडीशनल है यार, अगर तुम्हारी कैश रिसीट अप टू 5% है, और ये 50 लाख का 75, ठीक है। तो बस ये थे हमारे पीजीबीपी के अमेंडमेंट, 5 सेक्शन में अमेंडमेंट हुई है। आई होप आप लोगों को ये अमेंडमेंट का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मैंने कोशिश करी है बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको, ये वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।